साथियों, आप सभी के सुझावों पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 25 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर को देखेंगे और इस न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर जीएस या मैपिंग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के न्यूज डिस्कशन को। यदि हम लोग इसके पहले पेज को देखें तो इस पहले पेज पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम लोग अब इसके संपादकीय वाले पेज पे चलते हैं। संपादकीय वाले पेज पे एक कोटेशन है जिसको हम यहाँ पर देखें एक बार। तो ये स्वामी रामतीर्थ जी का कोटेशन है जिसमें इन्होंने कहा है कि प्राचीन पुस्तकें शास्त्र जब भी उठाओ तब उन्हें इस विश्वास से मत उठाओ कि उन पुस्तकों में दिए हुए प्रत्येक शब्द के गुलाम बन जाओ। ठीक है, मतलब आप उनको पढ़ें और उस पर मनन करें, अपने तर्कों के आधार पर उसको अपने तर्कों की कसौटी पर उसे देखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो उसमें लिखा है उसी को आप जो है पूर्ण सत्य या अंतिम सत्य मान लो। ठीक है, और इसमें जो लेख दिया गया है वो केसी त्यागी जी ने लिखा हुआ है। केसी त्यागी जी ने इन्होंने जन कवि और राष्ट्र कवि जो आपके ये एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के ऊपर विशेष तौर पर यहाँ पर लिखा गया है। जैसे बताया गया कि दिनकर की रचनाएं जो है विद्रोह, गुस्सा, आक्रोश और जिंदगी को नई दिशा देती हैं। पंडित नेहरू को दिनकर ने कई अवसरों पर लोकदेव कहकर संबोधित किया है, लेकिन 1962 में चीन द्वारा की गई भारतीय स्वाभिमान पर चोट को वे आसानी से नहीं भुला पाए। ठीक है, तो पंडित नेहरू को दिनकर जो है कई अवसरों पर लोकदेव कहा करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राष्ट्र कवि रहे हैं इनके बारे में इसमें विस्तार से बात की गई है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम लोग पेज नंबर 14 पे आते हैं, पेज नंबर 14 पे एक सेकेंड, हाँ, पेज नंबर 14 पे यदि हम लोग देखें यहाँ पर, तो एक पहले तो बात करते हैं एलआईसी के बारे में। एलआईसी ने जो है भारतीय जीवन बीमा निगम ने वरिष्ठ अधिकारियों की तस्वीर, कंपनी के ब्रांड नाम तथा प्रतीक चिन्ह का दुरुपयोग करके सोशल मीडिया मंचों पर धोखाधड़ी वाले विज्ञापन देने में शामिल कुछ लोगों या संस्थाओं के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। एलआईसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, पर अपने पॉलिसी धारकों और जनता सावधानी बरतने और ऐसी हर चीज की प्रामाणिकता की जांच करने को कहा है। निगम ने सार्वजनिक नोटिस में कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग और संस्थाएं हमारी सहमत के बिना हमारे वरिष्ठ अधिकारियों या पूर्व अधिकारियों की तस्वीरें, हमारे ब्रांड नाम, नेम तथा प्रतीक चिन्हों का दुरुपयोग करके विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर धोखाधड़ी वाले विज्ञापन दे रहे हैं। हम ऐसी भ्रामक गतिविधियों को लेकर जनता को सचेत करना चाहते हैं। नोटिस में जनता ने एलआईसी के आधिकारिक सोशल मीडिया खातों पर ऐसे धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों के यूआरएल लिंक जो है की जानकारी देने को भी कहा गया है। एलआईसी ने कहा कि हम बिना अनुमति के हमारे ब्रांड का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। निगम ने कहा कि यह सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध हैं कि पॉलिसी धारक और आम जनता ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से गुमराह ना हो। तो यह यदि एलआईसी के बारे में बात करें तो एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। तो इस चीज को यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 सितंबर 1956 को जो है एलआईसी की स्थापना की गई थी। 1 सितंबर 1956 कई बार मिलान करने के लिए पूछा जाता है। अब यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोटक महिंद्रा के बारे में बात करें तो चूंकि कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने जो है कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईटी मानदंडों का अनुपालन न करने की वजह से जो है 24 अप्रैल 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक को ऑनलाइन व मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक जोड़ने व क्रेडिट कार्ड जारी करने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। आरबीआई ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक ने आईआईटी जोखिम प्रबंधन, सूचना सुरक्षा संचालन में भारी कमियां पाए जाने पर ये कार्रवाइयां की गई हैं। बयान के मुताबिक वर्ष 2022 और 2023 के लिए बैंकों की सूचना प्रौद्योगिकी आईटी जांच से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं और इन चिंताओं से समय पर व सही तरीके से निपटने में बैंक के लगातार नाकाम रहने के बाद यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। आरबीआई ने दिसंबर 2020 में बार बार प्रौद्योगिकी संबंधी खराबी सामने आने पर एचडीएफसी बैंक पर भी नए कार्ड जारी करने और नए डिजिटल पहल शुरू करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि मार्च 2022 में यह रोक हटा दी गई।
आरबीआई ने कहा कि आईटी आंकड़ा प्रबंधन, उपयोगकर्ता पहुंच प्रबंधन, विक्रेता जोखिम प्रबंधन, आंकड़ों की सुरक्षा और आंकड़ा लीक रोकथाम रणनीति, व्यापार निरंतरता व संकट के बाद पटरी पर लौटने की कवायद आदि क्षेत्रों में गंभीर कमियां और गैर अनुपालन देखे गए हैं। ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र के बैंक को तत्काल प्रभाव से अपने ऑनलाइन व मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने व बंद करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात करते थोड़ा सा देखिए, स्वामी गौतम नंद जी महाराज को रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसे चुना गया है? स्वामी गौतमानंद जी महाराज को। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। स्वामी गौतमानंद जी महाराज स्वामी स्मरणानंद जी महाराज का स्थान लेंगे, जिनका पिछले महीने कोलकाता में निधन हो गया था। स्वामी गौतमानंद जी महाराज को बुधवार को अर्थात 24 अप्रैल को बेलूर मठ में आयोजित मठ के न्यासी बोर्ड और मिशन के शासी निकाय की बैठक में चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन को 17वां अध्यक्ष चुने जाने पर स्वामी गौतमानंद जी महाराज को शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, एक सेकेंड, सरकार से पहले पैन के बारे में देख लेते हैं। पैन कार्ड होता है। आयकर विभाग ने कहा कि यदि करदाता जो टैक्स पेयर है 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ देते हैं तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार यदि स्थायी खाता संख्या पैन को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो लागू दर के मुकाबले दुगनी दर से जो सोर्स है वहां से कर कटौती या टीडीएस की जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 24 अप्रैल को एक परिपत्र में कहा कि करदाताओं से ऐसी कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें इस संबंध में नोटिस मिले हैं। नोटिस में कहा गया है कि उन्हें ऐसे लेन देन करते समय टीडीएस या टीसीएस की कम कटौती या संग्रह करने की चूक की है जहां पैन निष्क्रिय थे। ऐसे मामलों में चूक की कटौती या संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया है, लिहाजा विभाग ने टीडीएस या टीसीएस विवरणों के प्रसंस्करण के दौरान मांग की है। इन शिकायतों के समाधान के लिए सीबीडीटी ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक किए गए लेन देन के संबंध में, कब तक? 31 मार्च 2024 तक किए गए लेन देन के संबंध में अगर 31 मई 2024 को या उससे पहले पैन आधार के साथ जुड़ने के बाद चालू हो जाता है तो कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता पर कर उच्च दर पर जो कर लगाया जा रहा है वो कटौती करने का कोई दायित्व नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं हलाल प्रमाण पत्र के बारे में। तो सरकार ने हलाल प्रमाण पत्र देने वाले निकायों की मान्यता और निर्यात इकाइयों के पंजीकरण की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 4 जुलाई कर दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी ने पिछले साल मांस और मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणन प्रक्रिया के लिए नीति और शर्तों को अधिसूचित किया था। मौजूदा निकायों को आईसीएएस भारत अनुरूप मूल्यांकन योजना हलाल के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यानन बोर्ड एनएबीसीबी ने 5 अप्रैल 2024 तक मान्यता लेने का निर्देश दिया था। डीजीएफटी अर्थात विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि हलाल प्रमाणन निकायों की मान्यता और निर्यात इकाइयों के पंजीकरण की समय अवधि 4 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के दिशा निर्देश के मुताबिक मांस या संबंधित उत्पादों को हलाल प्रमाणित के रूप में निर्यात करने की अनुमति के लिए जरूरी है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद के बोर्ड से मान्यता प्राप्त निकाय से प्राप्त वैध प्रमाण पत्र वाली इकाई में उत्पादित, प्रसंस्कृत और पैक किए जाते हैं। इसके लिए उन्हें एनएबीसीबी अर्थात राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यानन बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। अधिसूचना के तहत शामिल किए गए उत्पादों में मवेशियों का मांस, मछली, भेड़ और बकरियों का ठंडा मांस समेत मांस के अन्य उत्पाद भी शामिल हैं। देश से मांस और मांस उत्पादों के हलाल प्रमाणीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत अनुरूप मूल्यांकन योजना विकसित की गई है। भारत अनुरूप मूल्यांकन योजना वैश्विक हलाल खाद्य बाजार 2021 में $1,978 अरब का था। 2027 तक यह $3,907.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय
युगे युगीन के बारे में, जिसकी स्थापना की जानी है। ठीक है, युगे युगीन के बारे में बात करें। एक सेकंड रुक जाइए। युगे युगीन, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर बनेगा। ये जो है आपका युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में 8 विषयगत खंड बनाए जाएंगे, जो कि नई दिल्ली में बनाया जाएगा, जो कि भारत की 5000 वर्ष की कहानी बताएगा। यह नया संग्रहालय 1.17 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा, जिसमें एक भूमिगत तल और 3 मंजिलों पर 950 कमरे होंगे। फिर से देखते हैं इसको थोड़ा सा विस्तार में। तो दिल्ली में बनने वाला युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। राष्ट्रीय राजधानी के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बनने वाला यह नया संग्रहालय 1.17 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा, जिसमें एक भूमिगत तल और 3 मंजिलों पर 950 कमरे होंगे। फ्रांस की सरकार दिल्ली में बनने वाले नए राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए भारत के साथ साझेदारी करेगी। फ्रांस के एक शीर्ष अधिकारी तथा विशेषज्ञों की टीम ने इस दिशा में अगले कदम को लेकर चर्चा की। फ्रांस के दूतावास ने यह जानकारी दी। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में आठ विषयगत खंड बनाए जाएंगे, जो भारत की 5000 वर्षों की कहानी बताएंगे। फ्रांस के अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम के दौरे के बाद भारत में फ्रांस के दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, फ्रांस जो है नई दिल्ली में बनने वाले नए राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए भारत का साझेदारी करेगा। आरेलियन लेचे वलियर और विशेषज्ञों की एक टीम ने इस सहयोग में अगले कदमों पर भी चर्चा की और यहाँ जहां संग्रहालय बनाया जा रहा है वहां का दौरा किया। फ्रांस के दूतावास ने बैठक की तस्वीरें भी साझा की, जिसमें फ्रांस की ओर से वैश्विक एवं सांस्कृतिक मामलों के महानिदेशक लेचे वेलियर और अन्य प्रतिनिधि तथा भारत की ओर से केंद्रीय सांस्कृतिक सचिव गोविंद मोहन तथा संस्कृत मंत्रालय के अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस संग्रहालय के 8 खंडों में प्राचीन भारतीय ज्ञान, प्राचीन से मध्यकाल, मध्यकालीन से लेकर बदलाव का दौर, आधुनिक भारत, औपनिवेशिक शासन, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली और अन्य के शासन का ब्यौरा, स्वतंत्रता संग्राम और 1947 के बाद से अब तक के भारत के बारे में बताया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में युगे युगीन भारत राष्ट्रीय म्यूजियम की घोषणा की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनपथ स्थित नेशनल म्यूजियम की कलाकृतियों और अन्य संग्रह को अब इसी म्यूजियम में रखा जाएगा। मौजूदा नेशनल म्यूजियम को कर्तव्य पथ का ही एक उपभवन बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2023 को प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के मौके पर इस म्यूजियम की वर्चुअल वॉक थ्रू लॉन्च किया था। डिजिटल माध्यम से परियोजना की झलक दिखाई गई थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे के पेज में यदि हम लोग चलें, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सुरक्षा परिषद के बारे में बात करें तो देखिए, भारत ने चीन पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की प्रतिबंधित समितियों में प्रस्ताव पर लाई गई रोक एक प्रकार का जो है छिपा हुआ वीटो है और इसकी आड़ में पाकिस्तान स्थित वैश्विक आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने जैसे मामलों पर परिषद के कुछ सदस्य देश कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत रुचिरा कंबोज ने यह बात कही। रुचिरा कंबोज ने एक बयान में कहा कि किसी भी संस्थान के काम करने के तरीकों को उसके सामने आने वाली चुनौतियों का जवाब देना चाहिए और बढ़ती हुई चुनौतियों का मुकाबला करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रिकॉर्ड कॉपी निराशाजनक रहा है। कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वीटो पहल संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत करना प्रस्ताव को सर्वसम्मत से अपनाने की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर, कौन सी प्रस्ताव था? वीटो पहल संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत करना। तो इसके दूसरे वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा कि सुरक्षा परिषद ने वीटो को छिपाने के लिए अपने कामकाज के तरीके का उपयोग किया। उसने इस काम को अपनी समितियों की तदर्थ कार्य पद्धति के माध्यम से छिपाने का प्रयास किया, जो उनकी तरफ से काम तो करती है किंतु उसकी जवाबदेही बहुत कम है। उन्होंने कहा कि हम में से जो लोग मंजूरी समितियों की कार्यप्रणाली और रोक और अवरोध लगाने की इसकी परंपरा से परिचित हैं, वे जानते हैं कि ये उन मामलों पर एक प्रकार की छिपी हुई वीटो शक्ति है जिन पर कुछ परिषद सदस्य कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे और उन्हें अपने निर्णयों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती। कंबोज की यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से चीन के संदर्भ में थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, अगला जो है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं
यहाँ पर देखिए एक न्यूज और है जो इसमें नहीं दिया गया है, लखनऊ के संस्करण में है कि इंडोनेशिया निर्वाचन आयोग ने 24 अप्रैल को एक समारोह में औपचारिक रूप से प्रबोवो प्रबोवो ऐसे लिखा जाएगा, प्रबोवो, ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो को निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया गया। मतलब वहां के जो नए राष्ट्रपति बने हैं इंडोनेशिया के वो है प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या था कि चुनाव में सुबियांतो की शानदार जीत को चुनौती देते हुए हारे हुए उम्मीदवारों ने देश के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। और ये जो प्रबोतो हैं, ये प्रबोतो सुबियांतो ये वर्तमान में क्या रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं, ठीक है। तो इतनी चीज को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका खेल वाला पेज है। खेल वाले पेज पे देखते हैं कि क्या चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एक सेकेंड, यहां पर देखिए अंडर 20 एथलेटिक्स में दीपांशु शर्मा ने जो है भाला फेंक में क्या किया है, स्वर्ण जीता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहां पर जो एक न्यूज है जो इसमें नहीं दी गई है वो ये है आपकी कि आईटीएफ या कह सकते हैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाएगा, एक सेकेंड, आईटीएफ मतलब अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रायन टोबिन का जो है निधन हो गया। वो 93 वर्ष के थे, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखिए। इसके अतिरिक्त नरसिंह जो है राष्ट्रमंडल खेलों में या खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव तो भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो इतनी चीजें यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखें तो इस वीडियो में बस इतना ही। और यहां ध्यान रखिए एक चीज, इंपैक्ट नियम किस संबंधित है, तो क्रिकेट संबंधित है। इंपैक्ट नियम क्रिकेट संबंधित पूछा जा सकता है कभी भी कि इंपैक्ट नियम किस संबंधित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।